हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जो बर्फीले जंगल के बीच अपने पति द्वारा बनाए गए घर में रहती है। एमा की जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उन बीते लम्हों को याद करके आज वो बेहद भावुक है, क्योंकि आज उसे गुजरे हुए पूरे 1 साल बीत चुके हैं और अभी तक उसने उसकी एशेस को संभाल कर रखा। लेकिन आज उसने फैसला कर लिया कि वो उसे उसकी पसंदीदा जगह पर बहा देगी। वो असल में एक लेक के पास जा रही है जहाँ दशकों पहले उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि मौसम खराब होने के कारण अभी वो जम चुकी है, लेकिन फिर भी एमा निकल पड़ी है खुद की सेमी ट्रक को लेकर, ताकि आज अपने पति की आखिरी यादों को खुद से दूर कर सके। ट्रक चलाने से पहले उसने अपनी और उसकी तस्वीर को खुद के सामने रख लिया, फिर चल पड़ी। बीच बीच में न्यूज रेडियो में सभी को लगातार इत्तला किया जा रहा है मौसम आने वाले दिनों में खराब होने वाला है, और इसीलिए अगर किसी को कोई काम ना हो तो वो बिना वजह घर से बाहर ना निकले, वरना उनके लिए मुसीबत हो सकती है। ठंड का प्रभाव आगे चलने पर एमा की कार पर भी पड़ने लगा, जो चीज हमें उसकी विंडशील्ड पर पड़ रही बर्फ से पता चल रहा था। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती गई, लेकिन अब उसे परेशानी होने लगी है सड़क को देखने, और इसीलिए उसने एक जगह खुद की ट्रक को रोका और आसपास नजर मारने लगी। अब कहाँ जाना है? तब वो साथ लाए मैप को खोलती है, लेकिन उसमें चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। वो खुद बाहर आई और देखने लगी कि किस मोड़ पर जाना चाहिए उसे। बर्फ की चादर ने चारों तरफ पूरा कब्जा किया है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतने में एक आवाज ने अपनी ओर उसका ध्यान खींचा। एमा उसके पीछे पीछे चलती चली गई, जहां जाकर उसे पुराना लकड़ी का कॉटेज दिखा। बाहर एक बूढ़ा शख्स कुछ लकड़ियां काट रहा था। ट्रक से वो जैसे ही बाहर उतरी, पहली नजर उसकी जमीन पर गिरे खून पर गई, जिसे देखकर वो कुछ अजीब सा लगा उसे। एक बारी तो उसका मन भी किया कि अपने कदम पीछे ले ले, लेकिन अब रास्ता पूछना था तो बात तो करनी पड़ेगी। उस बूढ़े शख्स ने जब एमा को अचानक से देखा तो वो खुद भी डर गया, जिसके लिए एमा ने उसे माफी मांगी। फिर वो उसे झील तक जाने का रास्ता पूछ दिया। वो बताता है कि इस पहाड़ के वो पीछे है। एमा से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया वो ठीक है। उस शख्स ने धीमी आवाज में कहा कि हाँ, पर एमा की नजरें उसी खून पर थी, जो देखकर शख्स ने जवाब दिया ये बस हिरन का खून है। एमा वहां से वापस आ गई और ट्रक लेकर पहुंच गई उसी झील के पास, जहां उसे अपने पति की आखिरी निशानी को खुद से दूर करना था। पर यह पल उसके लिए बहुत ही भावुक होता है। इस दौर में वो इसी झील के ऊपर अपने पति के साथ फिशिंग के लिए आया करती थी। उन्हीं चमकते हुए पलों को याद करते हुए उसने अपने बैग से उस राख को बाहर निकाला। तभी अचानक से उसे कहीं से गोली चलने की आवाज आई, जो सुनकर वो फौरन भागते हुए गई और अपनी ट्रक के पीछे छुप गई। इस दौरान उसकी नजर गई जंगल में, जहां एक लड़की बेबसी की हाल में भाग रही है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। एमा को काफी अजीब लगा और अचानक उसी पल उसके पीछे वही बूढ़ा शख्स आ गया, जो उसे बंदूक दिखाते हुए कहता है अगर अब इससे आगे तुम भागी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो लड़की डर के मारे उसके साथ वहीं घर चली गई। आपकी तरह ही एमा के मन में भी कई सवाल पनपने लगे, जैसे कि कौन है ये लड़की, क्या चाहता है ये शख्स, आखिर क्यों वो उसे इतना तड़पा रहा है, इसका मकसद क्या है। इतने सारे सवालों के घेरे में उलझी हुई एमा परेशान हो जाती है। उसे ख्याल आया क्यों ना वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दे, पर इस बर्फीली जगह पर सिग्नल आना भी तो नामुमकिन है। इसीलिए उसने अपना सामान वगैरह लपेटा और निकलने का सोचा। परंतु जब वो झील के बाहर आ रही थी तभी उसकी ट्रक एक गड्ढे जैसी चीज में अटक जाती है। हजारों कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं निकला। वो उसे वहीं छोड़ पैदल ही आगे बढ़ती है। बीच में उसे वही बूढ़ा शख्स का कॉटेज दिखा। उसके मन में ख्याल आया क्यों ना वो जाकर चेक करे कि असल में चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर गई जो कार लेकर कहीं जा रहा था, और यही सही मौका था पता लगाने का। इसीलिए वो धीरे से गेट के पास गई, लेकिन वो लॉक था। तभी उसकी नजर बेसमेंट बनी एक खिड़की पर गई, जिसमें झांकने पर उसने देखा कि अंदर वही लड़की बंद है, जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले झील पर देखा था। एमा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर मुंह पर टेप होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की का क्या कसूर है, क्योंकि इसे यहाँ पर बंद किया गया है। ना ही अंदर बंद लड़की को पता था कि इस अजीब से सुनसान जगह पर ये बूढ़ी औरत कैसे पहुंच गई उसकी मदद करने के लिए। दोनों ही अपनी कश्मकश में डूबे हैं। तभी वहां पर 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक में बूढ़ा शख्स की पत्नी भी थी, जिसके हाथों में बंदूक था। शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए एमा ने ग्लास पर लिखा कि वो वापस जरूर आएगी। अभी फिलहाल उसे जाना पड़ेगा। अंदर उन दोनों पति पत्नी की बातों से हमें पता चलता है इसमें उन दोनों का बराबरी का हाथ है। आज वो अपने शिकार को खत्म करने वाले हैं, यानी कि उस लड़की को। इतने में उस शख्स की पत्नी के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसी के दरमियान उसकी नजर एक ग्लव्स पर पड़ी, जो देख वो समझ गई कि जरूर यहाँ कोई और भी आया था और हो सकता है कि उसे सब कुछ पता चल गया हो। इतने में वो उसे एमा के लिखा हुआ वो संदेश भी दिख जाता है, जिससे वो पूरी तरह से पूर्ति हो गई है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो आया था। उसने अपने पति से पूछा कि ये दस्ताना किसका है। वो भी हैरानी से देखते हुए कहता है मुझे क्या मालूम है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिला। उसने बताया कि ये बाहर पड़ा था, जो सुनने पर वो भी परेशान हो गया। उसे याद आया कि एक लेडी आई थी उसे झील का रास्ता पूछने के लिए, हो सकता है कि ये उसी का हो। ये सुनने पर उसकी पत्नी आना गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि अगर उसने जाकर किसी को भी बता दिया यहाँ पर क्या हो रहा है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें जिंदगी भर की जेल हो सकती है। इसीलिए वो बंदूक लेकर बाहर चली गई और जबरदस्ती रेनॉल्ड को भी अपने साथ लेकर गई। इधर एमा ने बड़ी ही चालाकी से अपने पति द्वारा बनाए गए एक शेड को तैयार किया, जो उसने किसी भी दिक्कत समय इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। लेकिन आज एमा ने उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। दोनों ने उसे देखा पर आगे सिर्फ रेनॉल्ड गया, लेकिन तभी उसका पैर वहां पर बर्फ पर पड़ा, जिसे एमा ने जानबूझकर नरम कर दिया था, ताकि जैसे ही वो उस पर अपने कदम रखे वो टूट जाए। और हुआ भी ऐसा ही। वो चिल्लाते हुए ठंडे पानी में गिर गया। एना फौरन आगे आई और उसे निकालने में लग गई। इधर इस चीज का फायदा उठाकर एमा इनके घर में घुस जाती है और बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, जो उसे मिल भी गया, लेकिन उसमें ताला लगा था। तो अभी वक्त ना जाया करते हुए उसने उसे तोड़ने का फैसला किया, जो कुछ कोशिश के बाद भी टूट भी जाता है। नीचे गई तो वहां उस बेसमेंट की हालत को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहीं पर वो लड़की भी थी, पर उसके हाथ पर उन लोगों ने जंजीरों से बांध रखे थे, जिसे अभी इतनी जल्दी तो खोल पाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने कहा कि वो घबराए ना, जल्दी ही वो फिर वापस लौटेगी। इस बारी वो खाली हाथ नहीं आएगी, बल्कि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। बेसिन में लगे नल को खोल दिया, जिससे वो पूरे घर में धीरे धीरे करके पानी भरने लगा। जो इस ठंड में गर्म करने के लिए इनके पास लकड़ियां थी उन्हें भी उसने भिगा दिया। बाहर आ गई, लेकिन न जाने कैसे एना ने उसे देख लिया। वो उस पर शूट करने लगी, एक गोली जो किस्मत से सिर्फ उसके हाथ में ही लगी थी। इसीलिए वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वहां से भागकर अपनी ट्रक के पास आ गई। लेकिन इस तरफ जब ये पति पत्नी घर में घुसे तो इन्होंने जब घर की हालत को देखा तो इनके तो होश उड़ गए। पूरा घर पानी से भर चुका है। रिवॉल्ट जो कि अभी भी ठंडे पानी में गिर गया, उसे तुरंत ही गर्म आग की जरूरत थी, वरना वो ठंड से मर जाएगा। पर आग तो जल ही नहीं सकती, क्योंकि लकड़ियां इन्होंने रखी थी वो पूरी भीग चुकी है। तो अब बस 2 ही ऑप्शन है, या तो ये बाहर से सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लानी पड़ेगी, या फिर इन्हें इंतजार करना होगा। परंतु रिवॉल्ट के पास ज्यादा समय नहीं है। एमा जाकर अपनी ट्रक के पास खुद के इलाज करना शुरू करती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी अपने हाथों पर। उसकी शादी के दिन कहीं गुम हो चुकी है, और इस आनंद फनन में वो भाग उस गड्ढे के पास वहां पर गई। उसे वो नहीं मिली, जिसे वो मायूस होकर अपने उस सुनहरे पल को याद करने लगी, जब उसे पति ने पहली बार उसे वो रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दिन को वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। तभी उसने देखा कि वो बूढ़ा शख्स
अपनी बंदूक वहीं छोड़ गया, जिसे उठाकर वो प्रण लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लड़की को बचा कर रहेगी, फिर चाहे खुद की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े उसे। दूसरी तरफ एना अपनी पति को लेकर कार में आ गई ताकि हीटर उसे गर्म कर सके, पर रिवॉल्ट का कहना था कि वो और नहीं चल सकता, उसके शरीर में अब सारी चीजें ठंडी पड़ चुकी है। लेकिन एना का कहना था कि उन्हें सुबह तक सब कुछ साफ करना पड़ेगा, वरना अगर कोई आ गया तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब घर के अंदर जाकर उसे अपने पति से कहा कि तुम बाकी के सामान को लेकर फौरन झील तक पहुंचो, तब तक मैं इस लड़की को लेकर निकलती हूँ। रिवॉल्ट की अभी वो हालत नहीं है कि वो इतनी दूर पैदल चल सके, पर उसकी बीवी ने उसे जबरदस्ती की, इसीलिए उसे ये करना ही पड़ता है। और कुछ ही देर में ये दोनों उस बंधक लड़की को लेकर बाहर आए, कार में बैठा दिया। तभी रिवॉल्ट को अचानक याद आया, अरे मेरी बंदूक तो यहाँ है ही नहीं। जब ये चीज एना को पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई, उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि जल्दी से झील पर पहुंचो। इस चीज से हमें यह साफ पता चलता है कि हमेशा से एना का ही जोर रहा है रिवॉल्ट की जिंदगी में, और हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहा या फिर होने वाला उसे ज्यादा एना का ही फायदा हो। बेचारा रिवॉल्ट भारी भरकम स्लेट खींचते हुए झील के करीब पहुंचता है और चीजों को लगाना शुरू करता है। इस चीज को दूर से एना देख रही होती है और इस चीज को दूर से आमा देख रही होती है, इसीलिए उसे लगता है कि अब सही मौका है घर में जाकर उस लड़की को बचाने का। उसे ये नहीं पता कि लड़की तो घर में है ही नहीं। खैर वो सीधा उस कॉटेज पर पहुंची, वहां से वो लड़की नहीं मिली, पर उसे खुद का इलाज करने का सोचा क्योंकि वहां उसे कुछ औजार मिल गए थे। इनकी मदद से उसने अपने हाथ में लगी गोली को बाहर निकाला और फिर बाहर आकर रिवॉल्ट की कार में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश में लगी। शायद उसका कनेक्शन हो भी गया था, परंतु तभी रिवॉल्ट ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसकी मदद से इतनी बेकार हालत थी, लेकिन उसकी खुद की इतनी हालत थी कि ज्यादा देर वो उससे लड़ नहीं पाया और ऊपर से आमा ने उसका पैर भी जख्मी कर दिया था। वो उसके सामने अपनी जान की भीख मांगना शुरू करता है, सब कुछ सच सच बता देता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल उसकी बीवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिस लड़की को हमने बंदी बनाया है उसने पहले भी कई बार खुदकुशी करने का सोचा और मेरी बीवी को लगता है कि अगर उसे मारकर खत्म कर देगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसीलिए उसे झील के पास लेकर गई थी। मैं तो थोड़ी देर में मर जाऊंगा, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो। एमा को उसकी हालत पर तरस आने लगता है। वो कहती है कि ठीक है जाओ, वहां जाकर तुम पुलिस को यहाँ भेजोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो मान गया और जाते जाते उसकी वेडिंग रिंग भी दे दिया जो उसे कॉटेज में मिली थी, जिसे पाकर एमा बहुत खुश होती है। पर जब रिवॉल्ट जा रहा होता है तो अचानक से उसके सामने उसकी बीवी की कार आ गई। उसे देखकर खूब चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने उस जगह पर रहने को कहा था ना। तब रिवॉल्ट उसे बताता है कि वो जख्मी हो चुका है और इसीलिए डॉक्टर के पास जा रहा है। पर एना तो उसकी एक सुनने को राजी नहीं थी। उसका तो ये कहना था कि वो उसे छुटकारा पाने के लिए उसे छोड़कर जा रहा है बस। रिवॉल्ट उसे समझाता है जो कुछ भी वो कर रहा है वो सब गलत है, ये सब वो यही खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद मानो एना का गुस्सा उबाल मारने लगता। उसने अपने पति पर ही बंदूक तान दिया और इसके दरमियान उसके नाक से फिर से खून गिरने लगता है। वो अब कोई परवाह नहीं उसे। इधर एमा वापस ट्रक के पास आई और उसे धक्का देकर वापस झील में ढकेल दिया और फिर उसमें आग लगा दी ताकि उस धुएं से कोई उसे देख सके या फिर कोई आसपास रेंजर हो तो वो देख ले। हुआ भी ऐसे ही दोस्तों, जब वो बाहर आई तो दो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वो कोई कातिल है, पर बाद में जब एमा सब कुछ बोलने लगी तो वो फौरन उसके पास उस कॉटेज में गए। बाहर खड़ी एना की कार उसे दिख गई तो ये दोनों पुलिस वाले उतरकर उनके करीब जाने लगते। उसने दोनों को शूट करके खत्म कर दिया और फिर एमा पर भी गोलियां चलाने लगी, पर वो तो सही समय पर ट्रक के पीछे आ गई। इस बीच उसने देखा उसने अपने पति को मार डाला है, यानी कि रिवॉल्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी पत्नी तो शायद किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। सही मौका देखकर एमा ने उसके पैर में शूट कर दिया जिससे अब वो घायल हो चुकी है, इसीलिए उसके पास अब समय नहीं है वो कुछ कर सके, उस लड़की को बचा सके। लेकिन तभी वो दोबारा खड़ी हो गई और गोलियां चलाने लगी, जिससे बचने के लिए एमा एक पल्ले के नीचे छुप जाती है तो एना ने उसे पल्ले को ही गिरा दिया और शूट करके जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसी बेहोशी में उसने उस दिन को याद किया जब वो अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी। उस दौरान उसने अपनी आखिरी सांसें भर ली। दरअसल उसके पति को कैंसर था जिसके कारण वो पहले ही गुजर गया। जब एमा को होश आया तो वही बेसमेंट में बंद थी उस लड़की के पास। होश आने पर उसने सबसे पहले तो उसे आजाद किया और फिर उसका नाम पूछा जो था मिया। देन वो बेसमेंट के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने की कोशिश में लग गई, परंतु बाहर एना खड़ी थी जो उसे वापस अंदर भेज देती है। दोनों ही परेशान थे कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अगर इस औरत को उन्हें बस मारना ही होता तो वो कब का मार चुकी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही है। अगले दिन हमने देखा एना इन दोनों को लेकर उसी झील के पास गई जहां उसने एक टेंट लगाया हुआ था, जिसके अंदर जाने पर इन्होंने देखा वहां पर लीवर ट्रांसप्लांट करने के उपकरण रखे हैं, जो देख दोनों ही समझ गए कि क्या होने वाला है। इसीलिए एमा ने कहा कि तुम मेरा लीवर ले सकती हो, पर उसका कहना था उसका शरीर अब बेजान हो चुका है, उसे एक जवान लीवर चाहिए क्योंकि उसे अमर होना था। उसने जबरदस्ती एमा से कहा कि मियां को लेटाओ और हाथ पैर बांधो। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जानबूझकर थोड़ा हल्का बांधा। अब एना तेजी से अपना काम शुरू करती है, परंतु एमा उसे ऐसा होने नहीं देगी, इसीलिए उस पर हमला बोल दिया और घसीट कर बाहर ले आई। उसने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसमें तो गोलियां है ही नहीं। तब गुस्से में और पागलपन का शिकार हुई एना उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे के पास ले जाने लगी जो उसी ने बनाया था। लेकिन तभी मियां ने खुद को आजाद कर लिया और बाहर आ गई, परंतु एमा को पता था कि अब इस हाल में नहीं है कि वो और लड़ सके। उसने चालाकी से खुद की हथकड़ियों से एना को भी बांध दिया और उसे लेकर उसी गड्ढे में कूद गई। तेजी से वो गहराई में जाने लगी और अपने साथ उसे भी ले जाने लगी। अपनी आखिरी सांसों में उसने वो किया जो वो करने के लिए यहाँ पर आई थी। अपने पति की राह को उसने उसी झील में समा दिया और खुद भी उसमें डूब गई, लेकिन उस लड़की को बचा लिया जिसने उसे खुद से वादा किया था। खामोशी से उसने खुद को कुर्बान कर दिया। शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था जो जगह उसे हमसफर की पसंदीदा होगी वहीं वो अपनी आखिरी सांसें लेगी। ऊपर खड़ी मियां को बर्फ में छिपी एमा और उसके पति की तस्वीर मिलती है जिसे जिंदगी भर एमा ने अपने सीने से लगा कर रखा। लेकिन अब मियां उसे अपने साथ ले जा सकती है क्योंकि उसके लिए एमा एक फरिश्ता थी, उसे बचाने के लिए आई थी, वरना जिस जगह पर वो कहती वहां कोई इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।